सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल और टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल को देखा, किसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, किसके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनली जो हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और कौन कौन से सेल ऑर्गेनली है जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम एक टिपिकली प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक अगर हम किसी भी बैक्टीरिया के सेल को देखेंगे या किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का कि किस तरीके से एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई देता है। तो देखो, हर एक प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक क्या हम यूनिवर्सली बात करें तो हर एक सेल के पास एक आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी एक सबसे पहले। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अलावा हर एक सेल के पास, सॉरी, हर एक प्रोकैरियोटिक के पास एक सेल वॉल पाई जाती है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है किसी भी सेल को। हम सेल वॉल बना लेते हैं, ठीक है, लेबलिंग कर देते हैं इसको। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ओके, और ये हमारी सेल वॉल है। अपार्ट फ्रॉम दीज, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती तो हम इसको प्रॉपर न्यूक्लियस बोलते। अब क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है तो हम इसको या तो न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है, या हम इसको जीनोफोर कहते हैं। या तो हम न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं या हम इसको जीनोफोर बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड्स पाए जाएंगे। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मिड्स का क्या रोल है एक सेल के अंदर। मीसोसोम पाया जाएगा। अब मीसोसोम क्या है उसको भी देख लेंगे। ये मीसोसोम है। मीसोसोम के अलावा यहां पर आपको कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा जिसको हम, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हमने नाम दिया है मीसोसोम। ये है मीसोसोम। एक सेकेंड, लेट मी चेंज दिस कलर। दिस इज mesosomes, and this is chromatophore,
इसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। और एक टिपिकल सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है देखो, तो हम एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन की। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि इट इज अ परमिएबल। परमिएबल का मतलब है जो किसी भी चीज को अंदर या बाहर जाने दे, किसी को भी, इन कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी सब्सटेंस को वो अंदर आने दे और कोई भी सब्सटेंस को वो बाहर जाने दे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हर एक चीज को इन और आउट नहीं होने देती, हर एक सब्सटेंस को इन और आउट नहीं होने देती है। ये कुछ सेलेक्टेड चीजों को जो उसका मन करता है, सेल मेम्ब्रेन का जो मन करता है, अगर मेरे को इसको अंदर बाहर अंदर भेजना है तो उन्हीं सेलेक्टेड चीजों को ही वो बाहर भेजती है और कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही वो अंदर आने देती है। दैट्स व्हाई इट इज अ सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। करेक्ट। और पाई जाती है सेल वॉल। अब क्योंकि सेल वॉल है, सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है, एक तरीके से समझ लो ये सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल। और सेल वॉल गिव्स द स्ट्रक्चर टू द शेप टू द सेल। सेल वॉल की वजह से ही किसी भी सेल का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है। करेक्ट। तो सेल वॉल कैसी होती है? थोड़ी रिजिड होती है और ये परमिएबल होती है। ये ऐसा नहीं कि इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, है ना। ये परमिएबल होती है, हर एक चीज को अंदर या बाहर जाने देती है। करेक्ट। इसके अलावा सेल वॉल इज अब्सेंट इन माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म के अंदर अब्सेंट होती है, जैसे कि पीपीएलओ। पीपीएलओ का पीपीएलओ का जो सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है। आगे हम बात करें न्यूक्लियोइड की, तो न्यूक्लियोइड के अंदर आपको जैसे कि पता है डीएनए होता है सेल का। और डीएनए भी कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। अब यहां पर एक बात समझनी है कि जो डीएनए होता है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि डीएनए की जब पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग होने के टाइम पे उसके साथ एक ग्रुप जुड़ता है जिसका नाम होता है फोस्फेट ग्रुप। और फोस्फेट ग्रुप पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। PO4 3- का नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से डीएनए का जो नेचर है वो नेगेटिव हो जाता है। अब जब कभी भी डीएनए की पैकेजिंग करते हैं तो इसके अंदर थोड़े प्रोटीन्स भी क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाती हैं। कुछ प्रोटीन्स भी क्या हो जाती हैं? यहां पर स्ट्रक्चर में ऐड हो जाती है, जिनको हम पोलीएमाइंस कहते हैं। दैट वी कॉल्ड पोलीएमाइंस। अब पोलीएमाइंस क्या है? अमाइंस मतलब NH3, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। बहुत सारी अमाइंस यहां पर जुड़ जाती हैं इसको पैकेजिंग कराने के लिए डीएनए के। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। इसलिए डीएनए का ओवरऑल, अगर आप पूरे न्यूक्लियोइड का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे या जीनोफोर का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज अ न्यूट्रल स्ट्रक्चर। बट अगर हम एक सिर्फ डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए इज अ नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड पॉलीअमाइंस इज अ पॉजिटिव। और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। करेक्ट। इसके अलावा मैंने अभी बताया कि प्लाज्मिड होता है। और अगर मैं प्लाज्मिड की बात करूं तो जितने भी बैक्टीरियल सेल हैं उनके पास प्लाज्मिड पाया जाता है। और प्लाज्मिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल के लिए। प्लाज्मिड
अब प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जो प्लाज्मिड होते हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उनका रोल क्या है, वो एक फिनोटाइपिक, एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देते हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को। मान लीजिए कि किसी भी प्लाज्मिड के पास ऐसा जीन है जो उस जीन को रेजिस्टेंस बनाता है किसी एंटीबायोटिक से। मान लो कि यहां पर इस वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है इस प्लाज्मिड का, इट इज रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो अगर कोई पर्सन अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक खाता है तो इस वाले सेल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन। चाहे एम्पिसिलिन हो, टेट्रासाइक्लिन हो, चाहे कोई भी एंटीबायोटिक हो, कोई भी प्लाज्मिड के अंदर ऐसा जीन पाया जाएगा जो उसको रेजिस्टेंस बना देगा टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन के। और सेल मेम्ब्रेन ऐसी एंटीबायोटिक को एंटर ही नहीं होने देगा, ये सेल मेम्ब्रेन को ऐसा इम्परमिएबल बना देता है कि वो एंटीबायोटिक एंटर ही नहीं करेगी इस सेल के अंदर। तो प्लाज्मिड का ये रोल होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल के लिए, और प्लाज्मिड का यूज बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में भी किया जाता है, करेक्ट। इसके अलावा मीसोसोम होता है। देखो वैसे तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ज्यादातर कोई पार्ट होता ही नहीं है, ना कोई सेल ऑर्गेनेली होते हैं, लेकिन इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर वो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है तो इट फॉर्म मीसोसोम्स। अगर अंदर की तरफ फोल्ड होती है तो मीसोसोम्स है क्या एक्चुअल में? मीसोसोम्स क्या है? जब कोई मेम्ब्रेन या जब कोई सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेती है तो इट फॉर्म आ मीसोसोम्स। तो अब ये फोल्डिंग भी जो मीसोसोम्स है वो भी तीन तरीके के पाए जाते हैं किसी भी सेल के अंदर। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि मैं यहां पर अच्छे से लिख पाऊं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं। चलिए, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप देखोगे तो दे आर दी थ्री टाइप्स ऑफ मीसोसोम्स इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तीन तरीके के। पहला ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज अ ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? ट्यूब्यूल्स हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? जो डीएनए उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है ट्यूब्यूल्स, और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। अब कैसे करता है उसको समझिए। देखिए, यहां पर मान लो ये ट्यूब्यूल्स यहां पर ग्रो कर गया यहां पर, ठीक है। ओके, गिव मी अ फ्यू सेकेंड। सो अज्यूम करिए यहां पर ये ट्यूब्यूल्स ग्रो करके यहां पर इस तरीके से, एक ट्यूब्यूल्स यहां पर और एक ट्यूब्यूल्स यहां पर, करेक्ट। अब ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? इन दोनों स्ट्रैंड के, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर देते हैं। अब जब दोनों ही स्ट्रैंड अलग अलग हुए, मान लो एक स्ट्रैंड ये आ गया, एक स्ट्रैंड ये आ गया, अब ये दोनों ही स्ट्रैंड क्या करते हैं? कभी भी डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंड में नहीं रहता है, वो जैसे ही उसको अलग होते हैं वो अपनी एक डबल कॉपी तुरंत की तुरंत डबल कॉपीज बना लेंगे। यहां पर ए को डीएनए बन जाएगा और इधर ए को डीएनए बन जाएगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं ट्यूब्यूल्स दोनों को। मान लो कि हमारे पास ये पहले एक डबल स्ट्रैंडेड था, अब ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? इन दोनों को अलग अलग कर देंगे ऐसे, दोनों को, और दोनों ही क्या करेंगे? एक सेकेंड, पेन का यूज करने दीजिए। तो मान लो ये एक है, ठीक है, और ये दूसरा है। पहले ये एक थे दोनों, पहले दोनों क्या थे? एक थे। इस तरीके से ट्यूब्यूल्स दोनों को पकड़ेगा और पकड़ने के इन दोनों को अलग अलग कर देगा इस तरीके से। अब जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो डीएनए कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं रहता है, वो क्या करता है?
अपनी एक कॉपीज तुरंत बना लेता है, जिसकी वजह से डीएनए के कितने हो जाएंगे, दो रेप्लिकेशन हो जाएगा। रेप्लिकेट मतलब एक डीएनए दो डीएनए में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। जब ऐसा सेल जब करता है, जब उसको डिवाइड करना होता है, तो डिवीजन, सेल के डिवीजन में, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूल्स इज अ टाइप ऑफ मीसोसोम्स, करेक्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करें, इस नेक्स्ट वाले पार्ट को हम वेसिकल बोलते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड वेसिकल, और वेसिकल्स हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये वेसिकल। क्योंकि देखो, जो सेल वॉल के बनाने में जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो जाता तो प्लाज्मा साइटोप्लाज्म से है। अब साइटोप्लाज्म से वेसिकल उस सब्सटेंस को उठा के बाहर सेल वॉल को देता रहता है, ताकि सेल वॉल फॉर्म होती रहे। तो वेसिकल्स हेल्प इन वेसिकल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है आपका, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेमिला। और जो ये लेमिला पार्ट है, ये एक तरीके से दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। अब प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है ना। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन करने में हेल्प कौन करता है, मीसोसोम्स। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मीसोसोम्स। मीसोसोम्स के अंदर भी जो लेमिला वाला पार्ट होता है, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। यही वाला पार्ट हेल्प करता है रेस्पिरेशन के अंदर, करेक्ट। तो ये तीनों ही मीसोसोम्स के अलग अलग काम है। ट्यूब्यूल्स का काम है कि वो हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। वेसिकल का काम है कि वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेमिला हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। इज इट क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात करें, जो नेक्स्ट पार्ट भी आपके सेल मेम्ब्रेन से ही बनता है। अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, नेक्स्ट पार्ट वही बनाता है, ठीक है, जिसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो आप देख सकते हो, दिस इज अ क्रोमेटोफोर। ये वाला पार्ट क्रोमेटोफोर है। अब क्रोमेटो का मतलब क्या है, क्रोमा का मतलब होता है कलर्स, और फोर का मतलब होता है डंडे जैसा, ठीक है। तो डंडे जैसा कलरफुल ये स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, है ना। बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। मैं बना के आपको दिखा दूं, इस तरीके से अलग अलग आपको पिगमेंट्स आपको अलग अलग कलर के मिलेंगे। ऐसे अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स इस पे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। और ये स्पेशली किसके अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, वो क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर के ऊपर पाए जाते हैं। और ये किसके पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया करते हैं। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने देखा। इसके अलावा एक लास्ट स्ट्रक्चर जो बचा है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है। अब फ्लैजिला, देखो अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो रही थी अंदर की तरफ। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, वही एक्सटेंड होके सेल वॉल से भी बाहर निकल जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और इट फॉर्म अ फ्लैजिला। मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर हम देखें तो देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है,
इसी सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर निकल जाता है यहां से, इस तरीके से एक लंबा सा स्ट्रक्चर निकलता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैजिला। अब फ्लैजिला किसी भी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट और लोकोमोशन। अब इस लेमिन फ्लैजिला के भी, फ्लैजिला कहां से निकलती है? इट एक्सटेंड टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल वॉल। अब यहां पर इस लाइन का मतलब समझो कि जो ये फ्लैजिला है, ये निकल किसका एक्सटेंडेड पार्ट है? ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंडेड पार्ट है, पर ये सेल वॉल को भी तोड़कर बाहर निकल रही है। तो इसलिए हमने बोला इट एक्सटेंड टू सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल वॉल। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको, ये सारी चीजें आपको किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और पार्ट है जो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलती है, उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, देखो, तीन मेम्ब्रेन होती है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड आपकी सेल वॉल, एंड थर्ड इज ग्लाइकोकैलिक्स। और इन तीनों को ही मिला के हम बोल देते हैं सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप तीन चीजें बनाती हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। अब क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स को हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहां पर आपको नहीं बता रहा हूं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। जब हम सेल एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे तब हम उन स्ट्रक्चर को देखेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर को देखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स हमारा रह गया है। अब चलिए, अब हम आगे देखते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके चार शेप होते हैं। बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के कितने शेप होते हैं? 4 शेप्स में पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। पहला अगर आप शेप देखोगे तो आपको इस तरीके के स्फेरिकल शेप में मिलेगा। आपको पहला पहला स्ट्रक्चर आपको स्फेरिकल शेप मिलेगा। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर आपको रोड शेप्ड का दिखाई देगा। ऐसे रोड शेप का आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको कोमा शेप का दिखाई देगा। फोर्थ स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा फोर्थ वाला आपको। देखो, पहले वाला स्ट्रक्चर जो कि आपको राउंड शेप का दिखाई दे रहा है, जिसका शेप कैसा है? राउंड शेप है, उसको हम बोलते हैं कोकस। अगर एक है सिर्फ तो हम उसको बोलते हैं मोनोकोकस। अगर एक स्ट्रक्चर है कोकस का तो हम मोनोकोकस बोलेंगे, दो है तो डिप्लोकोकस बोलेंगे, तीन है तो ट्रिप्लोकोकस बोलेंगे, अगर तीन से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो हम उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। अगर
बहुत ज्यादा है तो हम इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। अगला वाला शेप जो रोड शेप्ड आपको दिखाई दे रहा है, उस रोड शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बेसिलस बोलते हैं। जो कोमा शेप्ड आपको दिखाई दे रहा है उसको हम विब्रियो कहते हैं। एंड द लास्ट जो स्पाइरल शेप का है, कैसे शेप का है बेटा, स्पाइरल शेप का, इसको हम बोलते हैं स्पाइरिलम। और इस स्पाइरिलम के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फ्लैजिला। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैजिला कहते हैं। और इसमें जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स। क्या कहते हैं इसको, एंडोस्पोर्स कहते हैं। तो these are the types, these are the shapes of the prokaryotic cell that found। ओके, इसके अलावा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेल एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजों प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन। अगर आपको स्टार्टिंग से चैप्टर को देखना है तो मैंने इसके 3 पार्ट आपके यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, सेल पार्ट 1, सेल पार्ट 2, सेल पार्ट 3। जब आप सेल पार्ट 1, सेल पार्ट 2, सेल पार्ट 3 देख लोगे, तब जाके आपको सेल पार्ट 4 अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज गो एंड वॉच ऑल दी वीडियो रिलेटेड टू दिस सेल चैप्टर। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।